एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, लेकिन अभी मैंने जो पीवाईक्यू सेलेक्ट किए हैं ये सिर्फ प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन वाले पीवाईक्यूज हैं। इन पीवाईक्यूज में हम उन एरिया से क्वेश्चन करेंगे जो जैसे डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी और क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ड्यूमास मेथड, जेल्डॉल मेथड, इनसे हम क्वेश्चन करेंगे। जो दूसरे वाला यूपीएससी वाला पार्ट है इस चैप्टर का, क्लास 11 का, तो उस वाले पार्ट के क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट नहीं किए हैं। तो पहले आप इसकी थ्योरी को अच्छी तरह से एक बार जो क्लास में लिखा रखी है वो, और जो पीडीएफ है आपके पास, वो पूरी करने के बाद फिर इसके बाद ही करोगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो देखो, जो मैंने पीवाईक्यू सेलेक्ट कर रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम ये देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हमें गिवन है, केरियस ट्यूब इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक केरियस ट्यूब होती है इस तरीके की। उस केरियस ट्यूब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहां पर रख करके और कॉम्प्लीटली किसी एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके कराने के लिए, और फिर इसके साथ इसको बर्न करते हैं ताकि इसके जो कंटेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो किसी डिजायरेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो जो केरियस ट्यूब मेथड है, सबसे पहली बात तो ये कि किन किन एलिमेंट के लिए यूज की जाती है। हेलोजेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं केरियस ट्यूब मेथड को, सल्फर के लिए हम इसको यूज करते हैं, फास्फोरस के लिए हम यूज करते हैं। 3 ये एलिमेंट है। हेलोजन में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के लिए सल्फर एंड फास्फोर। हेलोजन को हम सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराकर सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। सल्फर को हम बेरियम सल्फेट की फॉर्म में फाइनली कन्वर्ट करते हैं, एंड फास्फोरस को हम कन्वर्ट करते हैं सोडियम फॉस्फेट में। तो ये बात हमें पता होने की। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा है इसमें सबसे पहला कि इनमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो केरियस ट्यूब इज यूज्ड एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, तो ये बात करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया केरियस ट्यूब का यूज हेलोजन के लिए, सल्फर के लिए, फास्फोरस के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन के लिए नहीं किया जाता, कार्बन के लिए नहीं किया जाता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए नहीं किया जाता, इसके लिए केरियस मेथड नहीं होता है यूज। दूसरे नंबर पर आता है जिल्डॉल मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। बात करेक्ट है बिल्कुल, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। जिल्डॉल मेथड जो होता है वो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। 2 मेथड है नाइट्रोजन के लिए, ड्यूमास मेथड है एंड जिल्डॉल मेथड, तो ये बात करेक्ट है। सेकंड, थर्ड पॉइंट देखोगे, फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस present in organic compound is precipitated as Mg2P2O7। बात बिल्कुल करेक्ट है। बात किस लिए करेक्ट है? ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्शन कराया जाता, सोडियम पेरोक्साइड के साथ कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के बाद ये सोडियम फॉस्फेट बन जाता है Na3PO4। इस Na3PO4 को हम मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, MgSO4 के साथ रिएक्ट करा तो इसमें जो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, मैग्नीशियम का एक कंपाउंड मिलता है Mg2P2O7। इसके प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होते हैं, प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होते हैं जिनको हम वेट करके फिर इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं। तो ये बात भी करेक्ट है। नंबर 4 चेक करते हैं, केरियस मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। गलत बात है, ये केरियस मेथड तो ये अभी लिखे हैं मैंने, बस इनके लिए यूज होता है, इनके लिए यूज नहीं होता है, नाइट्रोजन के लिए यूज नहीं होता है। तो यही हमारा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा 4, यानी आंसर है हमारा 4। तो इसमें आप चेक कर सकते हो जो स्टेटमेंट है 4 करेक्ट नहीं हो। तो आप इसको प्रॉपरली पढ़ करके क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़ोगे तो आसपास के बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाए। जितने क्वेश्चन भी करो वो बहुत अच्छी तरह से करो। दूसरा क्वेश्चन आता है ये, इस क्वेश्चन में हम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। लेसेंस टेस्ट जो होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, एक्सेस ऑफ सोडियम होता है, एक्सेस ऑफ सोडियम से रिएक्शन करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए सोडियम। रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉरेस्पॉन्डिंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हेलोजन है तो NaCl बन जाता है, और अगर जैसे क्लोरीन है तो NaCl बन गया, X है तो NaX बन जाएगा, और अगर सल्फर है तो Na2S बन जाएगा, और अगर नाइट्रोजन है तो कार्बन तो प्रेजेंट होता ही है, NaCN बन जाएगा। CN नेगेटिव का टेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से ये सारे टेस्ट करते हैं। तो इस एक्सट्रैक्ट को जो सोडियम के साथ हीट करके बनाया जाता है, इसे हम बोल रहे होते हैं कि ये सोडियम एक्स। तो लेसेंस टेस्ट किस किस के लिए यूज होता है?
ये लेसेंस टेस्ट यूज करते हैं हम हेलोजन के लिए, फास्फोरस के लिए, सल्फर के लिए और इसके अलावा नाइट्रोजन के लिए। तो कार्बन के लिए तो नहीं होता है, ये सल्फर के लिए होता है, लेकिन और भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन। तो ये बात करेक्ट है, थर्ड वाली ए के साथ थर्ड आए। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ हेलोजन के लिए। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में ये जो लेसेंस टेस्ट होता है हमारे पास, उसमें NaCl बन जाता है, मान लो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर हम इसके लिए इसमें AgNO3 ऐड कर देते हैं। AgNO3 ऐड करने के बाद हमें जो कंपाउंड मिलता है वो AgCl मिल जाता है, उसके प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होते हैं। तो ये स्पेसिफिकली सिल्वर नाइट्रेट इसके लिए यूज किया जाता है हेलोजन के टेस्ट के। तो ये अच्छा, बी रह गया, बी चेक कर लेते हैं। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यूज होता है कार्बन के लिए। यहां जो गिवन है कार्बन, कॉपर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है उसको एक ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, सेकेंड का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 2 है इसकी, CuO है, Cu2O नहीं है, तो इसलिए कॉपर सेकेंड ऑक्साइड लिखा गया है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए बस ये यूज होता है। अच्छा, हाइड्रोजन तो है नहीं, कार्बन है, तो बात ये करेक्ट है। डी पार्ट देख लेते हैं। द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट गिव ब्लैक प्रेसिपिटेट विद एसिटिक एसिड एंड लेड एसिटेट। ये हमारे पास अगर सल्फर मौजूद होता है तब इसको लेड एसिटेट से रिएक्शन करने पर, PbCH3CO से रिएक्शन करने पर सल्फर सल्फाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट लेड सल्फाइड के बन जाते हैं, PbS के बन जाते हैं। तो ये वाली बात भी करेक्ट। और तो सल्फर के साथ रिलेट मुझे करना पड़ेगा, तो ये यूज करते हैं सल्फर के लिए। अब आप मैच करके देख लो इसमें कौन सा करेक्ट आ रहा है। जब हम इसमें मैच करके देखेंगे तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा अल्टीमेटली 1। फर्स्ट आंसर इसमें अल्टीमेटली हमारा आना है। बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, अगर आपने थ्योरी अच्छी तरह से रीड कर रखी है। कुछ ना करो, रटो मत, रीडिंग लगा लो, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार रीडिंग कर लोगे तो क्वेश्चन जब देखोगे तो सामने सॉल्व हो जाएगा आसान। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। विच प्यूरिफिकेशन टेक्निक इज यूज फॉर हाई बॉइलिंग ऑर्गेनिक लिक्विड। जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो डिस्टिलेशन में हमें हीट करना पड़ता है और इस लिक्विड को जो हम डिस्टिलेशन करना चाह रहे हैं उसे वेपर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, फ्यूल वेस्ट जाएगा। दूसरा, ये डिकम्पोज भी हो सकता है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। वेपर में कन्वर्ट करने के लिए अब हम नया तरीका निकालते हैं कि इसका प्रेशर कम कर दे, लो प्रेशर पर करते हैं। लो प्रेशर पर करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। तो एक टेक्निक यूज की जाती है जिसे हम बोलते हैं लो प्रेशर डिस्टिलेशन या रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन तो आंसर नहीं है हमारा, सिंपल डिस्टिलेशन भी नहीं है क्योंकि हाई बॉइलिंग पॉइंट है, डिकम्पोज भी हो रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब किया जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट काफी क्लोज होते हैं दो ग्रुप्स के, दो कंपाउंड्स के। रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन या वैक्यूम भी बोलते हैं इसे, वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये यूज किया जा सकता है, या लो प्रेशर डिस्टिलेशन। तो हमारा आंसर इसमें बड़ा सीधा सा है, 4 आंसर आना चाहिए। तो आप एक बार इसको अच्छी तरह से रीड भी कर लोगे, थोड़े कंसेप्ट क्लियर होंगे और बातें पता चल जाएंगी। समझा दिया मैंने ये, जब आप एक बार पढ़ोगे तो और टेक्निकल वर्ड लैंग्वेज भी पढ़ना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या है? ये वही है जो लेसेंस टेस्ट में पहले, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स करते हैं सोडियम के साथ एक छोटी सी कैपिलरी ट्यूब में और बहुत तेजी के साथ बहुत देर तक हीट करके, मेल्ट करके, फ्यूज करके कंपाउंड बना लेते हैं। ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कोवेलेंट से आयोनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर यहाँ पर हेलोजन है, ऑर्गेनिक हेलोजन है, तो NaCl NaX बन जाता है इनऑर्गेनिक। सल्फर है तो Na2S बन जाता है, और अगर नाइट्रोजन है तो NaCN बन जाता है। तो यही सब टेस्ट यूज कर। तो अब हमें ये बताना है इसमें कौन कौन से, देखो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कार्बन यूज नहीं होता लेसेंस, अकेले कार्बन को नहीं टेस्ट। कार्बन नाइट्रोजन के साथ होगा तो CN के फॉर्म में किया जा, और हम हाइड्रोजन को नहीं करते, और हम किसको नहीं करते? ऑक्सीजन को हम इससे। तो ये डिटेक्ट, नाइट्रोजन को इससे डिटेक्ट नहीं किया जाए, नाइट्रोजन को अकेले को कार्बन के साथ किया जा सकता। तो
कार्बन तो होगा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो नाइट्रोजन को हमें इधर रखना है, यानी लेसेंस टेस्ट में किया जा सकता है इसका इस्तेमाल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट? हेलोजन कर सकते हैं, नाइट्रोजन कर सकते हैं, ऑक्सीजन तो नहीं कर सकते भाई, सल्फर कर सकते हैं, तो ये तो नो आ गया हमारा आंसर। सल्फर कर सकते हैं, नाइट्रोजन कर सकते हैं, फास्फोरस कर सकते हैं, हेलोजन कर सकते हैं, यही करेक्ट आंसर है। इसमें नाइट्रोजन कर सकते हैं, फास्फोरस कर सकते हैं, कार्बन नहीं कर सकते, सल्फर कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फास्फोरस कर सकते हैं, ऑक्सीजन इसमें नहीं कर सकते, नाइट्रोजन कर सकते हैं, हेलोजन, तो भी ये नहीं होगा। तो आंसर बड़ा सिंपल सा हमारा, जिसमें सारे राइट लगे हैं, वो आएगा आंसर नंबर 2। तो 2 करेक्ट है इसमें, बड़ा सीधा सा ये आंसर। आसानी क्वेश्चन आते हैं इस वाले पार्ट से, रीडिंग लगा लेना, जो नोट्स हैं उसके बिना नहीं काम चले। बहुत अच्छी तरह से रीडिंग लगाई हुई होगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज ऑक्सीडाइज विद Na2O2। कहीं भी Na2O2 आ जाए, फास्फोरस की बात हो रही है, बड़ी सिंपल सी बात। फास्फोरस, ऑर्गेनिक फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करके पहले हम सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, Na3PO4 में जब कन्वर्ट कर लेंगे तब उसके बाद नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, फॉलोड बाय boiling with nitric acid. The resultant solution is then heated, treated with ammonium molybdate. तो ये पूरा रिएक्शन किस तरह से होता है? जो ऑर्गेनिक फास्फोरस है, इसको सबसे पहले हम Na2O2 से रिएक्शन, ऑक्सीडेशन करने के लिए ऐसा करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब हमने इसका रिएक्शन कर दिया तो बन जाएगा Na3PO4। Na3PO4 को फिर हम HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। जब इन दोनों को हमने रिएक्शन किया, Na3PO4 एंड HNO3 को रिएक्शन करने के बाद H3PO4 बन जाता है। इस H3PO4 को फर्दर रिएक्शन करते हैं हम अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ। अमोनियम मॉलिब्डेट NH4MOO4, मॉलिब्डेनम है ये, कैपिटल M स्मॉल ओ। अमोनियम मॉलिब्डेट जो ये मेरे पास है, इसके साथ रिएक्शन करने पर एक येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट के, जो कि कंप्लीट टेस्ट को इंडिकेट कर। इसको, इसके केमिकल रिएक्शन आपको आने चाहिए, इसकी सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक यही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज होके आ जाएगी, क्वेश्चन चेंज होकर के आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा इसमें हमारा आंसर है, बेस्ड अबव ऑब्जर्वेशन द एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन इज डेफिनेटली फॉस्फोर। सल्फर नहीं है, फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन तो होता ही नहीं कहीं इसमें, एंड नाइट्रोजन नहीं। तो हमारा इसमें अगर केमिकल इक्वेशन देखना चाहते हो आप सारी की सारी, फास्फोरस को Na2O2 ये बन गया। इन इक्वेशन के बेस पे भी कभी आ सकता है क्वेश्चन। Na2O2 को हमने फर्दर अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्शन कराया, HNO3 से रिएक्शन कराने के बाद ये देखो, ये जो बन गया ये बना है पहले, फिर इसको HNO3 से रिएक्शन करा दिया, HNO3 से रिएक्शन करने पर H3PO4 बना। इस H3PO4 में हमने ऐड कर दिया अमोनियम मॉलिब्डेट सोल्यूशन। अमोनियम मॉलिब्डेट से ये बन गया येलो प्रेसिपिटेट, ये बने येलो प्रेसिपिटेट, जो है अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, नाम ध्यान रख लेना इसका, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, ये येलो प्रेसिपिटेट बने। अब ऐसा तो है नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा बिना इक्वेशन का, इक्वेशन वाला भी आ सकता है। तो इसमें हमारा बड़ा सिंपल सा आंसर आना चाहिए, फॉस्फोर, ये आना चाहिए। 1 2 3 4 है भाई, ये 3 गलती से लिखा गया, तो आंसर 4 करेक्ट है। देखो इसके बाद नेक्स्ट से, गिवन बिलो टू स्टेट इन लेसेंस टेस्ट, वही बात आ गई अभी, सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सोडियम के एक्सेस से रिएक्शन करेंगे। व्हेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, जब नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, सिर्फ अकेला नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो साइनाइड बनता है NaCN, और जब नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी प्रेजेंट होता है तो NaSCN बनता है। तो ये बात करेक्ट है, सोडियम थायोसाइनेट, ये क्या चीज है? NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट, तो बात करेक्ट है, ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इन लेसेंस टेस्ट व्हेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड। If both nitrogen and sulfur present in organic compound, then the excess of sodium is used in sodium fusion will decompose the sodium thiocyanate formed to give NaCN and Na2S। करेक्ट है बात। इसमें हम क्या करते हैं, बात बिल्कुल करेक्ट क्यों है ये, अगर हमारे पास ये दोनों अवेलेबल होते हैं तब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड को NaSCN को फर्दर ये सोडियम से रिएक्शन करता है, अगर हम एक्सेस यूज करेंगे तब रिएक्शन करने पर क्या बना देगा, ये Na2S बना देगा प्लस NaCN। तो जब भी हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं उसमें हम एक्सेस यूज करते हैं सोडियम का। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट
ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आप इसको भी पढ़ लो एक बार। नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं, AgNO3 ऐड करने से पहले हम एक्सेस ऑफ सोडियम, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड करते हैं AgNO3 ऐड करने से पहले, ताकि ये सारा का सारा CN ऑक्सीडाइज हो जाए। तो हेलोजन के टेस्ट में भी इसे यूज होता है। ये स्टेटमेंट आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आसपास के और 2-3 क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाएंगे प्रॉपरली। इंपॉर्टेंट है ये, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये वाली बात करेक्ट है, इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, क्या कैसे भी टाइप के क्वेश्चन करने के लिए प्यूरिफिकेशन की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। थोड़े से एक बार थ्योरी पर इंसिस्ट करो, थ्योरी की रीडिंग लगाओ, तब जा करके ये हम कंटिन्यू कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद आते हैं हम, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें थ्योरी जो पढ़ते जा रहे हो उसे और पक्का करते रहो डिटेल के साथ। हर क्वेश्चन की थ्योरी आपको क्वेश्चन कर लेने के बाद आ जानी चाहिए रिलेटेड, क्योंकि ये रिपीट होते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये पिक्चर्स दी हुई है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल यूज होता है कभी भी किसी ऐसे कंपाउंड्स के लिए जहां पर हमें दो अलग अलग सॉल्वेंट्स को जो आपस में इमिक्सेबल हैं, उनमें अलग अलग सॉलिबिलिटी होती है कि नहीं, दो कंपाउंड्स की। जैसे ए है, एक इसके साथ हमने बी लिया, ये दो सब्सटेंस हैं। अब हमने दो सॉल्वेंट लिए, एक्स लिया एंड वाई लिया। ये दोनों सॉल्वेंट आपस में इमिक्सेबल होने चाहिए। जैसे एक वाटर हो गया और दूसरा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया CCl4, ये इमिक्सेबल है। मान लो ए कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल है, बी वाटर में सॉल्युबल है। तो जब हम इस फनल में दोनों सॉल्वेंट को एक्स एंड वाई को मिला करके रख देते हैं और साथ में इसमें ए एंड बी भी ऐड कर देते हैं, फिर यहां से इसको कवर कर देते हैं। कवर करने पर हम इसे बहुत अच्छी तरह से शेक करते हैं। शेक करने पर जो जिसमें डिसॉल्व होगा उसमें चला जाएगा, ए वाई में चला जाएगा, बी एक्स में चला जाएगा। फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको रख करके छोड़ देंगे। रख करके छोड़ेंगे, अब क्योंकि ये दोनों आपस में इमिक्सेबल हैं तो एक्स की लेयर अलग बन जाएगी एंड वाई की लेयर अलग बन जाएगी। क्योंकि ये मिक्सेबल थे एक दूसरे में, एक्स की लेयर अलग हो गई और वाई की लेयर अलग। वाई में आ गया हमारा ए, एक्स में चला गया, एक्स के साथ आ गया हमारा बी। अब जब दो लेयर्स अलग अलग हो जाती हैं तो इन लेयर्स को सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के लिए इस फनल में एक नॉब होना जरूरी है, यहां जो ओपन कर सके। ये ओपनर होता है। यहाँ ये लेयर्स बन गई, एक्स की मान लो लेयर हो गई, ये वाई की लेयर हो गई। एक्स में एक कंपाउंड आ गया, वाई में दूसरा कंपाउंड आ गया। मान लो ए इधर आ गया, बी इधर आ गया। अब हम यहाँ इसको कोई नीचे बीकर वगैरह रखकर इसको नॉब को खोल देते हैं। सारा का सारा जब वाई पूरा आ जाएगा इसमें तो हम इसे बंद कर देंगे, यानी एक्स इसी फनल में रह जाएगा और एक्स के साथ जो एक्स में डिजॉल्व था, ए मान लो या बी जो भी है, वो यहीं रह जाएगा। वाई के साथ ए या बी में से कोई एक आ जाए। तो ये सेपरेटिंग फनल यूज कर रहे होते हैं हम। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ये इस्तेमाल होता है, एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में ट्रांसफर करने में भी, और दो अलग अलग सॉल्वेंट्स में के लिए भी अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। तो ये इस वाले में अगर आप देखते हो तो इसमें तो कोई सेपरेशन के लिए यहाँ पर ओपनर नहीं लगा हुआ है, तो ये तो गलत है। यहाँ हमने ना तो कवर कर रखा है इसको, ना ही यहाँ कोई ओपनर लगा हुआ है, तो ये गलत है। और ये तो कुछ भी नहीं है इनफैक्ट। तो हमारा सही आंसर आना चाहिए ए, इमिक्सिबल लिक्विड। इसमें जो थ्योरी है वो आपको मेन बात है, दोनों लिक्विड इमिक्सिबल, दोनों सॉल्वेंट, लिक्विड मतलब सॉल्वेंट, दोनों सॉल्वेंट आपस में इमिक्सिबल होने चाहिए, तभी हम इन्हें सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ तो पिक्चर बतानी थी, मैंने थोड़ी सी और थ्योरी भी बता दी, तो इसमें सीधा सा आंसर हमारा वन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड टू सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या होता है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और हमने इसमें सोडियम मेटल के साथ किसी एक ट्यूब में अच्छी तरह से हीट करके सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंट्स को आयोनिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया, सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया। क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड, सल्फर है तो Na2S, और फॉस्फोरस है तो Na2PO4 कंपाउंड हम आयोनिक बना लेते। इसको कहते हैं हम कि ये सोडियम एक्सट्रैक्ट है। इस सोडियम एक्सट्रैक्ट को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, बिफोर एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट हम करते हैं इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में। जो हमारे
हमारे पास लेसेंस टेस्ट जो होता है, इसमें हम AgNO3 ऐड करते हैं। AgNO3 हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारे पास जो यहाँ सोडियम क्लोराइड बन गया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लोरीन सारा सोडियम क्लोराइड में आ गया होगा, ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। लेकिन अब इनका जो क्वेश्चन शुरू हुआ है वो यहां से शुरू हुआ है कि जब हम AgNO3 ऐड करते हैं, AgNO3 ऐड करने से पहले हम इसमें क्या ऐड करते हैं? सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर टेस्टिंग ऑफ हेलोजन। हेलोजन की टेस्टिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से पहले हम अनवांटेड कंपाउंड्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज कर देना चाहते हैं, और उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कभी भी क्लोराइड के टेस्ट करने से पहले ये चाहते हैं कि क्लोराइड तो ठीक है टेस्ट दे देगा, Cl नेगेटिव AgNO3 के साथ बना देगा AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन अगर यहाँ Cn नेगेटिव भी अवेलेबल है तो ये Cn नेगेटिव भी AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और AgCN के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, जिससे कंफ्यूजन होगा हमें कि AgCl था हमारे पास या AgCN बना। तो हम इसे हटाना चाहते हैं Cn को। Cn को हटाने के लिए यही काम सल्फर करता है। अगर सल्फर है, Na2S है, मान लो सल्फर अवेलेबल था और हम क्लोराइड का टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर सल्फर था तो सल्फर क्या करेगा? AgNO3 से रिएक्शन करके Ag2S के व्हाइट प्रेसिपिटेट, Ag2S के प्रेसिपिटेट बना दे। जैसे भी होते हैं ये ब्लैक प्रेसिपिटेट हो, तो Ag2S के ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। कंफ्यूजन होगा हमें लगेगा कि प्रेसिपिटेट तो बन गया जबकि वो AgCl के प्रेसिपिटेट्स नहीं होंगे। तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम इससे Cn को हटा दें, रिमूव कर दें। क्लोराइड के टेस्ट से पहले पहले हमें अनवांटेड जितने भी आयंस थे उनको ऑक्सीडाइज करके बाकी दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। तो ये टारगेट होता है। तो हम नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। किस लिए ऐड करते हैं? अब ये जो स्टेटमेंट है इसे आप एक बार क्लियरली पढ़ लो। HNO3 ऐड किया जाता है, वही मैं बता रहा था, ताकि नाइट्रोजन किस फॉर्म में चेक करते हैं? Cn नेगेटिव की फॉर्म में। सल्फर कैसे चेक करते हैं? Na2S की फॉर्म में। तो लेसेंस एक्सट्रेस में AgNO3 से रिएक्शन करके ये सॉल्ट बना लेता है। ये जो सॉल्ट बना लेगा वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हम NaCN को HNO3 के साथ बॉयल करते हैं, ताकि ये अनवांटेड है, इसका टेस्ट नहीं करना था मुझे, ताकि ये सारा का सारा CN HCN में कन्वर्ट होके इवेपोरेट हो जाए, सोल्यूशन में रहे ही ना, ये वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। ऐसे ही जो Na2S है, H2S की फॉर्म में नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन जब ये करेगा तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके H2S की फॉर्म में इवेपोरेट। तो इस इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए हम AgNO3 ऐड करने से पहले HNO3 ऐड कर। तो अब क्या बचा हमारे पास? NaCN तो सारा इवेपोरेट हो गया HCN की फॉर्म में, Na2S तो इवेपोरेट हो गया। अब हमारे पास बचा NaCl HNO3 से रिएक्शन करके HCl बनाता नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो इसलिए ये नहीं बनाता है। तो अब ये AgNO3 से AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। तो अगर ये बचे रह जाते, HNO3 हम ना ऐड करते, तो ये इंटरफेरेंस करते। ये क्या करते? NaCN AgNO3 से AgCN के प्रेसिपिटेट बनाता, Na2S AgNO3 से Ag2S के ब्लैक प्रेसिपिटेट बना देता। इसलिए हमें इनको हटाना जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि HNO3 ऐड करने से पहले, जब हम क्लोराइड का टेस्ट करते हैं उससे पहले हम HNO3 क्यों ऐड करते हैं। अब यहाँ तो इन्होंने पूछा क्या ऐड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही आता है कि क्यों ऐड कर, ताकि अनवांटेड Cn नेगेटिव एंड सल्फर 2 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाए H2S एंड HCN में एंड इवेपोरेट हो जाए, इसलिए ऐड कर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसमें। ये ऑप्शन नंबर 1 हमने नाइट्रिक एसिड करेक्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें यहाँ एक कंपाउंड जो गिवन है, कोई भी कंपाउंड गिवन नहीं है, स्टेटमेंट गिवन है, सॉरी। यहाँ पर रिटार्डेशन फैक्टर होता है क्रोमेटोग्राफी में, और क्रोमेटोग्राफी जब हम यूज करते हैं तो कई सारे टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है। उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है। तो इनके लिए रिटार्डेशन फैक्टर एक RF वैल्यू होती है। डिस्टेंस चेक करते हैं, जो मोबिलिटी होती है हमारे पास सॉल्वेंट की एंड जो कंपाउंड हम रखते हैं उस पर इन। तो रिटार्डेशन फैक्टर RF के बारे में इन्होंने पूछा है कि ये किसमें मेजरमेंट करते हैं, मीटर में करते हैं या सेंटीमीटर में करते हैं। तो नहीं भाई, RF को ना तो मीटर में करते हैं ना सेंटीमीटर में, क्योंकि ये रेशो होता है डिस्टेंसेस का। तो मीटर बाय मीटर या सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर मेजरमेंट तो करते हैं, लेकिन RF फैक्टर के लिए कोई यूनिट नहीं होती।
दिस इज नथिंग बट रेशो। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो आएगा ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं आएगा। आरएफ फैक्टर का मेजरमेंट सेंटीमीटर मीटर में नहीं किया जाता। आरएफ वैल्यू ऑफ कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट। तो भाई ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मोबिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट में, मान लो एक स्ट्रिप लिया आपने, क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी पर जाओ वापस, पेपर क्रोमेटोग्राफी मान लो हमने यहां पर एक सॉल्वेंट में डिप करके रखा इसको, कोई सॉल्वेंट सपोज करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं वाटर है, तो वाटर रन करते करते यहां पर पहुंच गया, तो डिस्टेंस जो आया इसका बॉर्डर लाइन से बिल्कुल वो ये डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया। अब मैंने सॉल्वेंट कर दिया चेंज, वाटर की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, CCl4 ले लिया, तो अब ये जो डिस्टेंस आएगा ये डिस्टेंस भाई अलग होगा। ये मान लो कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां तक ही रन कर पाया है तो ये डिस्टेंस अलग आया। आरएफ फैक्टर क्या होता है, दो वैल्यूज का रेशो होता है, तो यही जब चेंज हो गई सॉल्वेंट चेंज होने पर तो रेशो तो डिफरेंट हो जाएगा। दैट मींस आरएफ सॉल्वेंट चेंज करने पर चेंज हो जाएगा। आरएफ फैक्टर पता होना चाहिए इसके लिए। क्या होता है आरएफ फैक्टर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट। जो हमने सपोज करते हैं हम एक पेपर क्रोमेटोग्राफी लेते हैं, उस पर हमने कोई मटेरियल रखा, उस मटेरियल को हमने यहां पर एक ड्रॉपर से इस पर इम्प्लांट कर दिया, अब इसको डिसॉल्व कर किसी सॉल्वेंट में हमने डिप करके रखा, तो ये सॉल्वेंट रन करेगा। सॉल्वेंट मान लो यहां तक रन किया ये, और ये रन कर गया यहां तक, यहां से यहां तक रन किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट x मान लिया मैंने, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट y, तो ये होता है आरएफ फैक्टर। तो ये दोनों बातें गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है, पहले वाला भी नहीं है एंड दूसरे वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अब आप ये स्टेटमेंट पढ़ लो, रिटार्डेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस मूव्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन टू डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। किस किस के लिए, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए होता है, और किसके लिए होता है दूसरे के लिए, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए होता है, और हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए भी ये कर सकते हैं। ओवरऑल ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो इसका मतलब है ये नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। इसके बाद ये दो स्टेटमेंट फर्दर गिवन है यहाँ। ए स्टेटमेंट नंबर 1 is labeled, given below are two statement, one is labeled assertion and reason है। A simple distillation can be used to separate a mixture of propanol and propanone। propanone and propanol क्या होते हैं, OH, and propanone क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन। अब अगर आप इसे कंसीडर करते हो, जस्ट देखते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट पता होने चाहिए मुझे, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है कितने हो इसका बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इतना जरूर पता है इन दोनों में अंतर बहुत है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें होती है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस आता है अच्छा खासा डिफरेंस आता है, मेरे ख्याल से लगभग आई थिंक, जहां अगर मैं ठीक हूं तो 96 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और ये 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास, अच्छा खासा डिफरेंस आता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी ज्यादा होता है तब हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं, और जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम आता है, क्लोज होता है 20 डिग्री से या उससे भी कम होता है, तब हम डिस्टिलेशन करते हैं कोई एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उससे ज्यादा के अंतर पर हम सिंपल डिस्टिलेशन कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। टू लिक्विड्स विद डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। सही बात है, ये इससे कम वाले को हम सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, इससे ज्यादा वाले को हम करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं। तो बोथ ए एंड आर, assertion and reason are true and correct explanation है assertion का ये reason। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 4 होना चाहिए। तो एक बार इसे पढ़ लो, assertion is correct क्योंकि अंतर ज्यादा है, reason is also correct and it is correct explanation। तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा सीधा सा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद इन द गिवन केमिकल रिएक्शन कलर्स ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव आयंस आर रेस्पेक्टिवली। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट में अलग अलग आयन के मेटल्स जो होते हैं उनके आयंस के कलर अलग अलग होते हैं। 2 पॉजिटिव का कलर अलग होगा, आयरन 3 पॉजिटिव का कलर अलग। ये तो बात बड़ी क्लियर। ये बात भी आप जानते हो कि जो हमारे पास MnO4 नेगेटिव होता है, नेगेटिव है भाई, ये थोड़ा इसे करेक्ट कर लेना, MnO4 नेगेटिव जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये आयरन 2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज कर देता है ये 3 पॉजिटिव, और इसमें कलर चेंज हो जाता है।
तो बस ये सीधे सीधे इसमें कलर याद रखने वाली बात कि आयरन 2 पॉजिटिव का कलर क्या है, आयरन 3 पॉजिटिव का कलर क्या है, ऑक्सीडेशन होने के बाद ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, ये आप जो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो वहां पर भी ये कलर पढ़े जाते हैं, और येलो कलर के आयरन 3 पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें इसका आंसर लिखना चाहिए 1। Fe2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव इनटू आयरन 3 पॉजिटिव यूजिंग KMnO4 या MnO4 नेगेटिव आ गया। ये डी ब्लॉक में भी आती है इक्वेशन। तो ग्रीन से येलो की तरफ ये कन्वर्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद करने पर ही बेस्ड है, दैट मींस आयन के कलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। द पोटेशियम फेरोसाइनाइड गिव्स ए पर्शियन ब्लू कलर व्हेन एडेड टू। देखो, जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है वो आयरन 3 पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है, इसके टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। Fe3 पॉजिटिव को जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन कर तब हमारे पास एक पर्शियन ब्लू कलर का कंपाउंड बन जाता है। पर्शियन ब्लू कलर का कंपाउंड बन जाना इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमारे पास आयरन 3 पॉजिटिव अवेलेबल। अब वो बात एक अलग है कि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका कई सारे अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। आयरन 2 पॉजिटिव को पहले 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, वो 3 पॉजिटिव ये पर्शियन ब्लू कलर देता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ। तो आपको इसके केमिकल रिएक्शन भी पता होने चाहिए। आंसर तो हो गया हमारा 3, FeCl3 यानी आयरन 3 पॉजिटिव होना चाहिए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरी फेरोसाइनाइड। फेरी फेरोसाइनाइड ये होता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या है? K4FeCN6, ये K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब हम इसको आयरन 3 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते हैं Fe3 पॉजिटिव के साथ, तो जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है Fe4FeCN6 थ्राइस। तो इसमें सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ये वाला आयरन 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ये आयरन, और ये वाला जो सेंट्रल आयरन है वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये फेरी फेरोसाइनाइड कहलाता है जो कंपाउंड हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर FeCl3 यानी आयरन 3 पॉजिटिव इसके साथ क्लब कर गया, कंबाइन, और फेरी फेरोसाइनाइड बना। आंसर इसका 3 करेक्ट होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। द कंप्लीट कंबशन ऑफ। अब ये इंटीजर टाइप है, मतलब हमें इसमें ये बताना है कि जो एक वैल्यू लिखनी है जो नियरेस्ट इंटीजर के पास आ रही हो, इसके वो वैल्यू अब हमें बतानी है। ऑप्शन नहीं गिवन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा इसमें? कंप्लीट कंबशन ऑफ। हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया 0.492 ग्राम। जब हमने इसका कंप्लीट कंबशन किया तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अगर कार्बन की बात कर रहे हो, इस कंपाउंड का जितना भी हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। भाई कॉपर ऑक्साइड वाला टेस्ट करते हो ना, CuO के साथ जब हीट कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये बना कार्बन डाइऑक्साइड उसका अमाउंट हमें दे दिया, और जो वाटर बना यहाँ इसका अमाउंट हमें दे दिया। हमें पता है कितने ग्राम में, कितने ग्राम कंपाउंड से कितने ग्राम वाटर बना है। वाटर में हमें हाइड्रोजन पता है कि कितना है। मान लो x ग्राम बना तो मैंने वाटर का मास निकाल लिया। इतने वाटर में कितना मास हाइड्रोजन का है तो मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो मैंने किया कंबशन करने के बाद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। दूसरी बात मुझे ये पता होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के एंड वाटर के कितने मोल्स बने। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे? जितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, मान लो 1 मोल बना, 1 ही मोल कार्बन एटम होगा उसमें, 1 मोल कार्बन। दैट मीन्स 44 ग्राम में कितना? 12 ग्राम कार्बन होना चाहिए 1 मोल की अगर बात कर। तो अगर मुझे पता चल जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोल्स कितने हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास मुझे गिवन है 0.793। भाई आप फॉर्मूला जानते हो ना, मास ओवर मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आ गए मेरे, इससे निकल गए। अब अगर मैं इसमें कार्बन करना चाहता हूं कि कार्बन कितना है, तो जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं उतने ही मोल कार्बन के हैं, तो मैं कार्बन के मोल के इक्वल रख दूंगा। कार्बन के मोल के इक्वल रखने के बाद मैं कार्बन के मोल से, मान लो 0.5 मोल हैं, तो मुझे एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कार्बन का मास पता चल जाएगा। तो मास ऑफ कार्बन मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये आ गया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मींस कार्बन, और मास ऑफ कार्बन 12 से एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देने पर इसको ये मास ऑफ कार्बन आ। ऐसे ही हम हाइड्रोजन का चेक कर लेते हैं। मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर में कितने मोल हाइड्रोजन एटम है? 2 मोल हाइड्रोजन एटम। 2 मोल हाइड्रोजन एटम
एटम है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से कर दिया। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है लेकिन मैंने 2 से किया, यहाँ 2 से इसलिए किया क्योंकि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पता चल गया। अब अगर मुझे ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है, देखो क्वेश्चन में जो पूछा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे ऑक्सीजन का मास पता चलना चाहिए। वेट कितना है ऑक्सीजन, वेट कैसे पता करते हैं ऑक्सीजन का, दोनों को ऐड करके कार्बन का जितना मास होगा, ऑक्सीजन का सॉरी हाइड्रोजन का जितना मास होगा, इन दोनों को ऐड कर दो और उसको 100 में से माइनस करो। 100 में से माइनस करते हो तो हमें पता चल जाए, यानी टोटल में से, 100 का मतलब परसेंटेज के लिए बोल रहा हूं मैं 100 में से माइनस करने का। लेकिन अगर मुझे अमाउंट गिवन है, मुझे अमाउंट गिवन है 0.492, ये अमाउंट गिवन है कंपाउंड का। इतने कंपाउंड में जो प्रेजेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों को ऐड करके मैंने माइनस कर दिया इससे, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करने के बाद ये अमाउंट आ गया मेरे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल अमाउंट देख लो आप, कंपाउंड का टोटल अमाउंट मास जो गिवन है वो ये हो गया, ऑक्सीजन का आ गया 0.227, ये ऑक्सीजन का आ गया मास, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा 46% अप्रोक्सीमेटली। हमें इसका आंसर लिख देना, तो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। द सेपरेशन ऑफ टू कलर्ड सब्सटेंस वाज डन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफ। कलर्ड सब्सटेंस से पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने की, डिप करके रखा है इसको। यहाँ ये ए एंड बी का मिक्सचर था, ये दोनों कलर्ड थे। जब ये सॉल्वेंट यहाँ रन करेगा, इसमें रन करने के साथ ए एंड बी भी करेंगे, काफी टाइम के बाद 8-10 घंटे के बाद ये ए मान लो यहाँ ट्रेवल कर गया, बी यहाँ ट्रेवल, यानी सेपरेट हो गए, ये कलर अलग अलग हो गए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट सब्सटेंस ए and B from the baseline are this इतना सेंटीमीटर 3.25 and 2.28 सेंटीमीटर, ए का एंड बी का ये डिस्टेंस दे दिया, एंड 1.05 सेंटीमीटर रेस्पेक्ट। सॉल्वेंट का जो, क्योंकि एक ही सॉल्वेंट लिया है तो सॉल्वेंट का तो यहाँ 3.25 था, ये था 2.08, ये था हमारे पास 1.05, ये ए के लिए आ गया, ये बी के लिए आ गया और ये आ गया हमारा सॉल्वेंट। तो अब हमें क्या बताना है, द रेशो ऑफ आर एफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। पहले हम ए के लिए आर एफ वैल्यू निकालेंगे, फिर हम बी के लिए आर एफ वैल्यू निकालेंगे, दो अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट, ये ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट। अब पूछा क्या है, इन दोनों आर एफ वैल्यूज का रेशो पूछा, हमसे जो पूछा है द रेशो ऑफ आर एफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ये इसकी थ्योरी आपको अप्लाई करनी। देखो किस तरह से किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं हम, या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी यही यूज किया जा सकता है। एक स्टेशनरी फेज क्या है, पेपर है, मोबाइल फेज क्या है, इसमें सॉल्वेंट एंड कंपाउंड ए एंड बी, ये इनकी मोबिलिटी होती है। आर एफ किया ये हमने, आर एफ पहले ए के लिए किया, ए के लिए 2.08, ये ए की वैल्यू थी ये वाली, और ये सॉल्वेंट की थी डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। बी के लिए कर लिया, आर एफ वैल्यू फॉर बी, ये बी के लिए थी वैल्यू ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट 3.25। अब मुझे लेकिन इन आर ए ओवर आर बी चाहिए, आर एफ ओवर ए, आर एफ ओवर बी ऑफ बी, तो 2/1 ये आ जाना चाहिए। जब मैं इसका रेशो कैलकुलेट करूंगा तो ये 2.1 आ जाएगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक हमारे पास क्वेश्चन ये है, 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सब्जेक्टेड टू एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किया जाता है नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जितना भी उसमें नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को N2 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, और बहुत सारे अलग अलग। बस हमें तो इस N2 से मतलब है, इसके वॉल्यूम से मतलब है कि इसका कितना वॉल्यूम आया है, और इस कंपाउंड के मास से मतलब है इसका कितना मास इनिशियली हमने लिया है। तो अब हमें ड्यूमास मेथड में अगर परसेंटेज बतानी होती है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 28, जो कि नाइट्रोजन का मास है 22400, जो कि एसटीपी पर 1 मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम है, मिलीलीटर में है ये 22400 ml, लीटर में नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम हमें जो कैलकुलेट करके एब्सोल्युटली मींस जो वैल्यू हमारी प्रैक्टिकल करके आई है वो, डिवाइडेड बाय इनिशियल मास ऑफ कंपाउंड टेकन, ये वाले की बात, जिसको कंबस्ट करके हमने ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस किया। परसेंटेज क्योंकि निकालनी है,
तो इनफैक्ट ये क्या किया मैंने, इनफैक्ट ये जो किया है, ये मास ऑफ नाइट्रोजन ही तो है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो रेशो आ जाए नाइट्रोजन का, सॉरी परसेंटेज आ जाएगा, रेशो नहीं परसेंटेज। तो यही हमें करना है। अब इन्होंने जो दिया है यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये सीधा क्वेश्चन हो जाएगा जो बात मैंने समझाई। तो देखो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ये गिवन है, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये गिवन है, एम जो भी मैंने फॉर्मूले में लिखा, परसेंटेज फॉर के लिए फॉर्मूला ये वैल्यू गिवन है 22.4, ये वैल्यू गिवन है 0.2, बस इसको पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे। अब ये मैंने इसको 22.4 ये मैंने लीटर में कन्वर्ट करने की जगह बस यहाँ रेशो कैंसिल करने के लिए 10⁻³ ऊपर लिख दिया, ये डिवाइड कर दिया भाई इसको, तो और उसको -3 को मैं ले गया ऊपर। तो ये सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए किया ऐसा, तो हमारा 0.028 ग्राम आ जाना चाहिए। इसे नियरेस्ट इंटीजर में परसेंटेज पूछी है, अच्छा परसेंटेज पूछी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल ये मास ऑफ नाइट्रोजन इवॉल्व था, ये इतना किया भी, सिर्फ इतना पार्ट किया, ये इतना पार्ट जब हमने इसमें रखा डिवाइडेड बाई 0.2 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो परसेंटेज आ जाएगी 14, नियरेस्ट इंटीजर हमारा 14 ये आ जाना। तो इतने क्वेश्चन करेंगे आज ये, अभी फिर बाकी अगली क्लास में। जस्ट एक बार क्वेश्चन करने के बाद फिर एक बार थ्योरी अगर आप रीड कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस वो जितने भी पेजेस है बड़ा क्विक रिव्यू, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना थ्योरी। तो ये जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं उनकी थ्योरी एक बार दोबारा से फिर परमानेंट मेमोरी में आपको पहुंच जाए। चलो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।